हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एसी मशीन्स। तो एसी मशीन्स में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया और अल्टरनेटर हो गया। तो इसको शुरू करने से पहले दोस्तों हम ये जान जाते हैं कि ये जो चैप्टर है वो जनरली पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर 5 के छात्रों के लिए है। मैं और भी क्लासेस ऑनलाइन देने वाला हूँ जो कि सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के छात्रों के लिए होंगी। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, पढ़ते हैं। एसी मशीन को पढ़ने से पहले हमें डीसी मशीन्स के कुछ चैप्टर पहले रिमाइंड कर लेने चाहिए कि हमने डीसी मशीन में क्या पढ़ा था। एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं डीसी मशीन्स के, वो हमें बिल्कुल पता होने चाहिए कि उनमें क्या क्या होता था, क्योंकि उनसे बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्यों हम एसी मशीन का क्यों यूज़ करेंगे, डीसी मशीन का यूज़ क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीसी मशीन्स आर नॉट यूज्ड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, कम्यूटेशन प्रॉब्लम एंड इट्स मेंटेनेंस। तो डीसी मशीन्स में क्या होती है, जो कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम होती हैं, मेंटेनेंस में परेशानियाँ होती हैं। और अगर आपने डीसी मशीन पढ़ा होगा तो आप ये भी जानते होंगे कि कम्यूटेशन को हम लोग सुधारने के लिए क्या क्या करते थे, कौन कौन से मेथड्स लगाते थे, इंटरपोल्स लगाते थे, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग एसी मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो यही कंपेयर किया गया है दोस्तों कि एसी मशीन्स आर मोर पॉपुलर यूज़। जनरली क्या होता है, 85% हम लोग एसी मशीन्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है दोस्तों, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है और लेस मेंटेनेंस होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसी मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं और डीसी मशीन्स का कम यूज़ करते हैं। देखिए, इंडक्शन मशीन को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंडक्शन जनरेटर और एक इंडक्शन मोटर। लेकिन मैक्सिमम यूज़ हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर की तरह करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब ये लीडिंग पावर फैक्टर की तरह बिहेव करने लगता है तो इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इंडक्शन मोटर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना जब शुरू करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू ए 3 फेज वाइंडिंग इट प्रोड्यूसेस 3 फेज करंट एंड 3 फेज फ्लक्स। तो जब हम एसी मशीन पढ़ेंगे तो एसी मशीन में हम क्या देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो 3 फेज सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, ये 3 फेज करंट प्रोड्यूस करेगा, और तीनों फेज के करंट में क्या होगा, 3 फेज फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा। एंड फाइनली प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ns at constant magnitude 1.55 m at particular direction depends upon the phase sequence। देखिए क्या होगा, ये हमारा क्या करेगा, सबसे पहले तो कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पे चलेगा, यानी कि जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो हर पॉइंट पे, हर टाइम पे वो क्या आएगा, फिक्स रहेगा, दैट इज 1.55 m रहेगा। और पार्टिकुलर डायरेक्शन में भी रहेगा। और वो पार्टिकुलर डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा कि हमने फेज सीक्वेंस कैसे रखा है, या हमने रेड येलो ब्लू रखा है या रेड ब्लू येलो रखा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा डायरेक्शन कैसा है। तो देखिए दोस्तों, 3 फेज सप्लाई अगर हम देंगे तो तीनों फेज के सप्लाई को हम देखिए अगर डिनोट करते हैं 5A नीचे 5B और 5C से, तो देखिए कैसे कैसे हमारा वैल्यू आएगा और कैसे कैसे ये बिहेव करेगा। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं आप जानते हैं कि एसी सप्लाई है, तो एसी सप्लाई का जो साइनसोइडल इक्वेशन होता है वो हम लिखेंगे। तो क्या होगा, अगर फाई ए के लिए लिखें तो हमारा पहला इक्वेशन क्या होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी होगा। तो हम जानते हैं अगर 3 फेज सप्लाई है तो क्या होंगे, 120 डिग्री अपार्ट होंगे। तो फेज ए से फेज बी जो है वो 120 डिग्री ज़्यादा होगा। ऐसे ही फेज बी से फेज सी क्या होगा, ये 120 होगा। तो यानी कि ये फेज ए से कितना हो जाएगा, 120 और 120 दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने दोस्तों लिखा हुआ है, फाई ए का अगर हम इक्वेशन लिखे तो ये क्या हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। फाई बी का लिखे तो फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 हो जाएगा। और फाई सी का लिखेंगे तो फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये बेसिक इक्वेशंस हो गए कि अगर 3 फेज सप्लाई हुए तो हमें क्या क्या इक्वेशंस आएंगे। अब देखिए, अब हमने यहाँ पढ़ा है कि हमारा जो आता है, जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड आता है, तो ये कैसे आता है यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे देखेंगे कि तीनों फेज में हमारे फ्लक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो देखिए, जब हम टाइम की वैल्यू 0 देते हैं, t इज इक्वल टू 0 देते हैं, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। तो अगर ओमेगा टी की वैल्यू को 0 हम यहाँ पे रखें फाई एम में तो क्या हो जाएगा, फाई ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि फाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फाई ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो ओमेगा टी के बदले में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 120 कितना हो जाएगा, फाई एम साइन माइनस 120। तो साइन माइनस 120 की वैल्यू आपको पता होगा, अगर आपने ट्राइगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल पता होगा। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, साइन 90 साइन माइनस 90 माइनस 30 कर देंगे। तो ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2 फाई एम हो जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1.5 फाई एम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कितना आया, -1.5 फाई एम आया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, तीसरे फेज में भी रखते हैं। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस 240 हो जाएगा। तो ऐसे ही 5c की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1.5 एम। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 1.5 आ रहा है, आइदर ये तीसरे फेज में हो या दूसरे में हो, और पहले में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, देखिए ये नेट निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाएं तो क्या हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, -1.5 है, यहाँ पे ये क्या है, +1.5 है। तो हमें ये देखना है कि मैग्नीट्यूड हमारा सेम आ रहा है और डायरेक्शन हमारा क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने फेज सीक्वेंस क्या लिया है। हमने यहाँ पे फेज सीक्वेंस लिया है ए बी और सी लिया है, इसलिए हमारा इस तरह से आया हुआ है। अगर हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये फेजर भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ही देखिए एक अलग वैल्यू लेते हैं, फाई टी इज इक्वल टू 60 लेते हैं। तो फाई ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ए का साइनसोइडल इक्वेशन फाई एम साइन ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा टी बराबर 60 रखें, साइन 60 का मान आपको पता है क्या होता है, √3/2 होता है फाई एम, यानी फाई ए इज इक्वल टू क्या आ गया, √3/2 फाई एम आ गया। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 यानी कि 1.5 फाई एम यहाँ पे आ गया। ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 60 रखें तो क्या हो जाएगा, इसका भी आ रहा है -3/2 फाई एम आ रहा है। फिर तीसरे फेज में रखेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 60 रखेंगे। तो 60 माइनस 240 कितना आ जाएगा, -180 आ जाएगा। अगर ट्राइगोनोमेट्री आपने पढ़ा होगा तो निश्चित आपको पता होगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी देखिए दूसरे केस में भी अगर हमने टाइम की वैल्यू को चेंज किया, देखिए अगर ओमेगा टी इज इक्वल टू हमने 60 रख दिया तो ये क्या हो रहा है, यहाँ देखिए तीनों फेज में क्या आ रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो बदल नहीं रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी हमारा 1.5 आएगा, यहाँ पे भी 1.5 आएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा टाइम बदल रहा है, एंगल बदल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। ऐसे ही हम देख लेते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू जब हम 120 रखते हैं तब क्या होता है, ओमेगा टी जब 120 रखते हैं तो फिर फाई एम साइन 120 हो जाएगा। साइन 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको भी 90 + 30 कर दीजिए, cos 30 हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा 1.5 फाई एम हो जाएगा। ऐसे ही देखिए दोस्तों दूसरे फेज में देखते हैं, तो दूसरे फेज में क्या होता है, फाई एम साइन 120 - 20 हो जाएगा, ओमेगा टी -120 करेंगे ना तो ये हो जाएगा 120 - 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे दूसरे फेज में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और तीसरा निकालेंगे तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, 120 - 240 करेंगे तो ये -120 हो जाएगा। -20 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 180 - 60 कीजिएगा तो cos 180 - 60 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। तो इसको हम चाहें तो क्या लिखेंगे, -3/2 फाई एम लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 फाई एम। तो देखिए दोस्तों इन सब को देखने से हम क्या एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि हमारा जो कांस्टेंट जो मैग्नीट्यूड आ रहा है फ्लक्स का वो क्या आ रहा है, वो फिक्स आ रहा है, वो हमेशा 1.55 एम ही आ रहा है। यानी कि हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो हमेशा क्या होगा, 1.55 एम होगा। लेकिन उसकी डायरेक्शन वो चेंज होती रहेगी, और वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी कि हमने फेज सीक्वेंस क्या रखा है। तो देखिए यही दोस्तों मैंने लिखा है, hence we take when we take all figures at a time we can analyze that finite moves synchronously with time, and when t is equal to 60 then omega t is equal to 60 and it revolves with synchronous speed and that is 120 f upon p। ये इस स्पीड से मूव करता है और ये स्पीड क्या है, 120 f by
P, यानी F यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंसी है और P जो है वो हमारा पोल्स है। पोल्स कौन सा पोल्स है? रोटर पे जो पोल्स होते हैं वो पोल्स है। नॉर्थ साउथ आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि आप डीसी मशीन पर के एसी मशीन में आए हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। तो ऐसे ही देखिए, तो अब हम देखेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दोस्तों एग्जाम्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एग्जाम में आपके 2 नंबर में आ सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला तो कैरेक्टर यही हो जाएगा कि ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1.55 m होता है। और ये किस स्पीड से रिवॉल्व करता है? 120 f/p। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज, ये भी होता है, ये भी कैरेक्टर है। और चौथा है कि इसका रोटेशन हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, चाहे तो फेज सीक्वेंस चेंज करके इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो देखिए सबसे पहले तो ये मोटर है, ठीक है। तो मोटर की जो बेसिक्स जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं वही कंस्ट्रक्शंस इसके भी होंगे। सीधी बात है दोस्तों कि इसमें भी रोटर होगा और इसमें भी क्या होगा, स्टेटर होगा। इसमें भी क्या होगा, वाइंडिंग्स होगी। इसमें भी स्लॉट्स होंगे, इसमें भी तीत कटे हुए होंगे, इसमें भी वाइंडिंग्स होगी, आर्मेचर वाइंडिंग्स होगी। तो सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप डीसी पर के आए हैं तो आपको ये सब पता होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही लिखा है। लाइक ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स they have a stationary part stator and rotating part rotor with least possible air gap। हम जानते हैं ना कि स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप मिनिमम से मिनिमम रखते हैं। जितना कम रखेंगे उतना ही क्या होगा, हमारा रिलक्टेंस का वैल्यू कम से कम आएगा और उतना ही क्या होगा, फ्लक्स का ट्रांसफर होगा। तो ये मैंने लिखा है, रोटेटिंग पार्ट्स रोटर विथ लीस्ट पॉसिबल एयर गैप। स्टेटर कंटेन्स 3 फेज वाइंडिंग प्लेस्ड इन ए कोर। हम क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग जो होता है वो कोर में रहता है। तो देखिए जैसे ही हम वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे तो हम वाइंडिंग के बारे में पढ़ने से पहले क्या पढ़ना होगा, स्लॉट्स के बारे में पढ़ना होगा कि हमारे स्लॉट्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए दोस्तों स्लॉट्स कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है ओपन स्लॉट्स, दूसरा होता है क्लोज स्लॉट्स और तीसरा होता है सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स। तो ओपन स्लॉट्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सीधी आपने अगर ग्रुप्स देखा होगा, अगर आपने डीसी पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि वाइंडिंग्स को रखने के लिए रोटर में क्या होते हैं, हमारे तीत कटे हुए रहते हैं और जो कटे हुए रहते हैं उनको हम स्लॉट्स भी कहते हैं। तो जो स्लॉट्स होता है वो 2-3 टाइप के होते हैं स्लॉट्स, आप देख सकते हैं। पहला स्लॉट है, पहला स्लॉट क्या है, ओपन स्लॉट्स। तो देखिए दोस्तों ओपन स्लॉट्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। दिस स्लॉट्स हैज अ सिंपल डिजाइन एंड वेरी इजी मेंटेनेंस। इस स्लॉट का क्या होता है, बहुत ही सिंपल डिजाइन होता है और बहुत ही इजी मेंटेनेंस होता है। दिस स्लॉट हैज मोर एयर गैप। एयर गैप इसमें क्या होता है दोस्तों, एयर गैप, दिस हैज मोर एयर गैप सो रिलक्टेंस इज वेरी हाई। हम जानते हैं कि एयर गैप को क्या रखते हैं, मिनिमम से मिनिमम रखते हैं ताकि क्या हो, रिलक्टेंस की वैल्यू कम से कम आए। जितना कम रिलक्टेंस का वैल्यू आएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे क्या है, मोर एयर गैप है। तो अगर मोर एयर गैप होगा तो क्या होगा, रिलक्टेंस की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी। सो दैट मैग्नेटाइजिंग करंट इज हाई। हमें क्या होता है, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए। तो अगर एयर गैप ज़्यादा होगा, रिलक्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट भी हमें ज़्यादा लगेगा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जैसे जैसे ज़्यादा लगेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर कम होने लगेगा। तो हमारी पहली इनिशियल कंडीशन क्या होती है कि हमारा पावर फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। तो हमारा यहाँ क्या हो रहा है, पावर फैक्टर सही नहीं हो रहा है, माने पावर फैक्टर अगर कंपेयर करें बाकी से तो कम आ रहा है पावर फैक्टर। ऐसे ही देखते हैं एयर गैप क्या है दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म है। तो एयर गैप हमारा नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, रिलक्टेंस भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। रिलक्टेंस नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, पल्सेशन आएगा। पल्सेशन आएगा तो क्या होगा, जो वेव्स जनरेट होगा उस वेव में क्या आएगा, हार्मोनिक्स होगा। इसको हम स्लॉट हार्मोनिक्स, तीत हार्मोनिक्स, स्पेस हार्मोनिक्स, बहुत सारे नाम है, आप किसी भी नाम से इसको कह सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है स्लॉट्स में, इसलिए क्या होगा, लीकेज कम होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स हमारा क्या होगा, वो ट्रांसफर में यूज हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रांसफर में फ्लक्स यूज होगा तो क्या होगा, और ज़्यादा टॉर्क लगेगा, है कि नहीं। इतनी आसान बात है। तो दोस्तों आपने हार्मोनिक्स के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो जैसे आपका साइनसॉइडल वेव होता है ना, तो अगर साइनसॉइडल